तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज की एक बेहतरीन क्लास की, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ। और ये क्लास आपकी कक्षा 10 के लिए है। और आप लोगों को पता है हमने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के भी पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें पर्सनालिटी 3 की 3.1 के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद 3.2 के भी एक क्वेश्चन हमने करा दिया था आपको, है ना, पिछली वीडियो के माध्यम से। अब 3.2 का दूसरा ये लेक्चर हम लेकर आए हैं ताकि इस प्रश्नावली को समाप्त किया जा सके। और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट है स्टूडेंट, तो आप लोग सब उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और अपना नोट्स भी बनाना है ताकि आपकी तैयारी में कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज से अपनी क्लास की, जिसमें हम देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके थे, उसमें 4-5 पार्ट थे, वो सारे मैंने करा दिए थे आपको। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही मैंने इसलिए लिख लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, नहीं तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा तो फिर काफ़ी समय आपका ऐसे ही चला जाएगा। बस मैं डायरेक्ट आपको समझाता चला जाऊँ। तो उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन जब आप बुक में देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण दे रखे 2x + 3y = 11 और 2x - 4y - 24 और m का मान बताना है इसमें, है ना, और y = mx + 3। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप सारी चीजों को थोड़ा जल्दी समझ सके, है ना भाई। नहीं तो क्वेश्चन पूरा आपकी बुक में है, और अब अगर आप वाकई तैयारी करना चाहते हैं तो बुक तो आपके पास होगी, है ना। तो चलो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम पहले मैं लिख लेता हूँ हल, है ना, और हल में मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2x + 3y = 11। अच्छा, एक चीज याद रखना, हमने पिछली बार प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चनों को सोल्व किया था, जो कि यहाँ पे विधि नहीं दी गई है, तो इसलिए हम जो आसान लगेगा उससे करेंगे, है ना। तो दूसरी समीकरण है 2x - 4y और बराबर, ये समीकरण 1 है, और -24, ये समीकरण क्या है भाई, 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक, और इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, अब मुझे देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो इन दोनों में मैंने देखा 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी, तो इसका मतलब मैं जब इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये कट जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो लिख लो आप 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। एक चीज आपको याद रखना है, ये प्रतिस्थापन विधि से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको विलोपन विधि से इस तरीके से करा रहा हूँ, मतलब इस आसान विधि से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, है ना। ठीक है, अब देखना, नहीं तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे तो आंसर तो वही आने वाला है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जब भी इसको घटाना है तो याद ये रखना है कि हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस वाले को माइनस करना पड़ेगा, माइनस वाले को प्लस। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस तरीके से मैं एक लाइन यहाँ खींचता हूँ और फिर ये कट जाएगा जब इसको घटाएंगे। तो ये 3 और ये 4 जुड़कर 7y हो जाएगा भाई, दोनों प्लस के हो गए ना, और ये भी प्लस के हो गए, तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि y = 35/7, यानी y बराबर यहाँ से 5 आ गया। ठीक है, तो y बराबर अगर 5 आ गया तो फिर मुझे x का मान भी चाहिए, क्योंकि m का मान आप तब निकाल पाओगे जब x और y दोनों का मान हो। तो y का तो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूं यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, तो y कहाँ है, चलो यहाँ से देख लेते हैं इधर। ठीक है, y का मान कितना निकला है, 5। तो समीकरण 1 क्या है भाई, 2x + 3y = 11, ये है समीकरण 1। तो y का मान 5 है, तो मैं यहाँ रख दूंगा, ये 15 हो जाएगा। 2x + ये 3 × 5 बराबर कितना हो गया, 11, यानी ये 3 पंजे 15 हो गया। अब ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2x = 11, ये 15 जो था उधर जाके क्या हो गया भाई, माइनस, वहाँ से माइनस के 4 बचेंगे, तो 2x = -4, और इससे 2 बार कट जाएगा और माइनस का बचेगा, तो x = -2, इससे कट जाएगा ना, ये इसके बटे में जाएगा भाई, तो 2 बार, तो x = -2 आ गया। x बराबर अगर -2 आ गए तो अब हम m का मान निकाल सकते हैं। तो m का मान कैसे निकाल लेंगे, देखो रखो y = mx + 3, y बराबर कितना है, 5 है, तो 5 लिख लिया बराबर। देखो x का मान
क्या निकला है -2। तो जब ये इसके साथ गुना में है तो मैं इसको लिखूंगा, तो x का मान तो -2 लिख दिया मैंने और ये m लिख दिया, ठीक है। तो ये प्लस क्या 3, अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखो जब ये बराबर से उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 5 में से घट जाएगा। तो -2 बराबर ये 3 उधर जाके घट गया तो 2 बचेगा, ये इसके बटे में जाएगा। तो m बराबर -2 बटे -2, 2 से कटेगा एक बार और माइनस का आएगा, तो यहाँ से m बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लेना, है ना, और समझ आ गया होगा आपको। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट इसको कराना आपको शुरू करता हूँ भाई। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिया था ताकि हम सारी चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है इसने बोल रहा है निम्नलिखित समस्याओं को रेखीय समीकरण युग्म बताए, और यानी इनके रेखीय समीकरण युग्म हमें बनाने हैं। रेखीय समीकरण समस्याएं दे रखी हैं, उनको पढ़ के हमें रेखीय समीकरण बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से निकालने हैं। प्रतिस्थापन विधि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझी थी भाई, आज भी देखते हैं चलो। तो इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 2x है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2x है। तो मैं कहता हूं कि माना मैंने हल करना शुरू कर दिया भाई इसको, माना एक संख्या x है, एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो दोनों संख्या मान ली मैंने और संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो यानी ये बड़ी संख्या मान ली अगर हमने, तो इसमें से इसे घटाने पर इसका अंतर कितना आ जाएगा, 26। तो मैं लिख लेता हूं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं x माइनस वाई, यानी अगर इनका अंतर करता हूं तो वो 26 है और ये हमारी समीकरण बन गई 1। ठीक है, रेखीय समीकरण बनानी थी ना, तो एक मैंने बना दी। अब दूसरी देखते हैं भाई, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। उसने बोला है एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या तो हमने x ही माननी है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x, समझना इसको, अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो ये इधर लिख दिया y, बराबर नहीं मैं लगा रहा अभी। और तो कौन सी संख्या 3 गुनी है, ये 3 गुनी कौन सी संख्या है, ये 3 गुनी बोल रहा ना, बुक में भी 3 गुनी है। ठीक है भाई, तो 3 गुनी है। तो अगर ये 3 गुनी है तो मैं 3 की गुणा इसमें कर दूं तो अब ये बराबर हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। अगर ये बोलता है 5 अधिक है तो 5 उधर जोड़ देते तो तब भी बराबर हो जाता। अच्छा, प्रतिस्थापन, ये समीकरण हमारी क्या होगी, 2। प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है कि हमें x का मान निकालना होता है, फिर उसी x के मान को दूसरी समीकरण में रख के y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x बराबर तो 3y आ गया। ठीक है ना भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो आपको पहले इससे पहले वाली क्लास को देखना होगा भाई, तभी आपको ये चीजें समझ आ पाएगी। ठीक है, तो प्लीज आप पहले पिछली क्लास देखें फिर इस पे आए तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी। तो x का मान आ गया, तो मैं अब डायरेक्ट बोल सकता हूं कि x का मान समीकरण 1 में, समीकरण, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने x का मान निकाल लिया ना, तो समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान क्या है, 3y, तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखो x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 है ना, तो x का मान क्या रख दूंगा मैं, 3y माइनस 4y बराबर 26, और ये इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा 2y बराबर 26। ठीक है भाई, ये y घट गया, 3y में से एक y गई तो 2y बचेगी। अब इस 2 से कट जाएगा 13 बार, तो y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, इसके बटे में जाएगा ना, ये देखो ये जो गुणा में होता है बटे में जाता है, तो 13 बार, तो y का मान यहाँ से 13 आ गया। अच्छा, एक बात बताना, अगर y बराबर 13 है तो x बराबर कितना होगा, x बराबर है 3 गुना, तो यानी 3 गुना y का मान 13 निकला 39, तो कितना आ गया, 13 या 39, 39। ठीक है, तो इस तरीके से x और y का मान हमने भाई यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है ना, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं उधर। ठीक है, यहाँ देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है दो संपूरक कोण। देखो एक कोण क्या होते हैं, जैसे मैं एक त्रिभुज की बात करूं तो इसके अंदर 3 कोण है ना, और इसकी बात करूं तो इसके अंदर 4 कोण है, तो इन कोणों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है संपूरक, तो याद रखना संपूरक कोण वो होते हैं, जैसे मान लो एक कोण x है और एक कोण y है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी दो संपूरक कोण वो होते हैं जिनका योग करने पर 180 आ जाए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, शायद ये 30 हो या 150 है ना, मुझे इनका पर्टिकुलर का मान नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 180, तो उसे ही संपूरक बोलते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, हल करते हैं, माना एक कोण x डिग्री है और दूसरा कोण
y डिग्री है, ठीक है। एक कोण x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार पर्सन से देखते हैं भाई, पर्सन में क्या बोल रहा है, संपूरक। तो संपूरक हमें पता है ना, कि दोनों कोणों का योग x डिग्री y डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, संपूरक कोणों लिखना पड़ेगा भाई, कोणों का योग 180 डिग्री है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। पहली समीकरण हमने निकाल ली। अब उसने बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण तो हमने x को मान लिया, ठीक है। तो अब इसके मैं x लिख लेता हूं और y। अब आप एक चीज बताना, मुझे इनको बराबर करना है, लेकिन बड़े वाला उससे कितना डिग्री ज्यादा है, 18। तो अगर मैं उसमें 18 ऐड कर दूं, तो अब तो ये दोनों बराबर हो गए ना। तो ये मेरी समीकरण बन गई क्या भाई, समीकरण बन गई यहाँ पे सेकंड। अब आप एक चीज देखना, x का मान आपके पास है, तो अब x का मान डायरेक्ट किस में रख दो, y में, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में, क्योंकि x का मान हमें दिया हुआ है, x का मान समीकरण 2 से हमें प्राप्त हो गया, तो इसलिए हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। और x का मान कितना निकला है भाई, y प्लस 18। तो यहाँ y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। ये 18 उधर जाके घट जाएगा और दोनों y जुड़ जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 180 माइनस 18। अगर 180 में से आप 18 घटाते हो तो 61 बचेगा आपके पास, है ना, 62, ठीक है। तो कैसे बचेगा, एक इधर ले लो भाई, एक उधर एक उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ पे बच गया 7 में से 1 गया 6, ठीक है। और ये एक तो है ही, तो 162 हमारे पास बचेगा। और 2y बराबर कितना आ गया, 162। इससे मैं अब इसे काटता हूं तो y बराबर 162/2, यानी 8 और 1 81 बार कटेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि y का मान कितना निकला है, 81। y का मान यहाँ से 81 आ गया भाई। अब y का मान 81 आ गया तो x का मान निकाल लो, इसलिए x बराबर y प्लस 18 है। x बराबर क्या है, y प्लस 18 है, ठीक है। तो x बराबर y का मान 81 यहाँ पे रखो, प्लस 18 इसमें कर दो ऐड, ये कितना हो गया, 9 और 9, यानी x बराबर 99। तो x बराबर 99 और y बराबर 81। इस तरीके से हमने भाई इन दोनों को क्वेश्चनों को भी कर लिया, ठीक है। 99 और 81 आ गया, तो ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, है ना, 2 हमने कर चुके हैं हम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, ठीक। फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, प्रत्येक गेंद और बल्ले का मूल्य मानना है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना, हल करना शुरू कर दिया भाई मैंने इसको, हल माना प्रत्येक किसका, बल्ले का मूल्य x रुपए है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है भाई, y रुपए है, ठीक है। तो x और y रुपए मान लिए मैंने। तो अब एक चीज बताना, आप इतना तो आपको नॉर्मली पता है कि एक गेंद 5 रुपए की है, तो 5 गेंद कितने की होगी, लेकिन हमने क्या माननी है, एक गेंद यहाँ x की माननी है, तो 5 गेंद होगी 5x की, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर मान लो एक गेंद 5 रुपए की होती है तो 5 कितने की, आप 5 से गुणा करके ही तो बताते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे भाई। पहला क्या बोल रहा है उसने, पहले उसने बोला है 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, तो मैं कहूँगा 7x प्लस कितनी गेंदें, 6 गेंदें, एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो 6y बराबर कितने रुपए की, 3800 रुपए की। ये समीकरण 1 होगी। उसके बाद हमारा आता है 3 बल्ले, तो 3x प्लस ये कितना हो गया, 5y, और बराबर किसके आ गया, 1750। ये समीकरण क्या होगी भाई, 2 होगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें किस विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन, बोला हुआ ना, हमें निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। हाँ, कौन सी विधि से,
ऊपर बोला था है ना पिछले क्वेश्चन में हमने, प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको करना सोल्व करते हैं। ठीक है, देख लो प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है, या तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 से उठाकर क्या कर लो, x का मान निकाल लो, फिर उसको y में या दूसरी समीकरण में रख के निकाल देंगे y का। तो मैं यहाँ पे करता हूँ समीकरण 1 से। पिछले दोनों क्वेश्चनों में हमें समीकरण 2 से x का मान निकल रहा था, तो इसलिए हमने डायरेक्ट फर्स्ट में रख दिया था उसको, लेकिन अभी हम यहाँ निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो 7x + 6y बराबर में कितना है 38। अब हमें यहाँ केवल x बचाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में भी, है ना। यहाँ केवल x बचाना है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 7x बराबर 38 माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस के 6y, लेकिन हमें तो केवल 7 रखना, 6 रखना है, x रखना है ना, तो ये 7 भी इसके बटे में आएगा। तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में कितना आ जाएगा 7। ठीक है भाई, ये हमने निकाल दिया x का मान यहाँ से। फिर हम y का, एक सेकेंड, फिर हम क्या निकाल लेंगे, y का मान निकाल लेंगे इसके बाद। ठीक है भाई, इसके बाद हम किसका निकाल लेंगे, y का मान। तो अब क्या करते हैं, ये निकालने के बाद y का कैसे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से निकालना है ना x का मान, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं भाई। समीकरण 2 क्या है हमारी, ये रही। तो लिखो 3x + 5y बराबर में 1750। ठीक है, ये है। अब x का मान तो काफ़ी बड़ा है, ये लिखना पड़ेगा, लेकिन तो ये 3 मैं पहले से लिख लेता हूँ, और x का मान इस तरीके से लिखूंगा कि 3800 माइनस 6y और बटे में कितना आ गया 7, और प्लस में भाई 5y और बराबर 1750। देखो ये 5y सेम आ गया, 1750 सेम आ गया, x की जगह बस मैंने x का मान रख दिया। अब इसकी गुणा कर लो भाई। ठीक है, तो इसकी गुणा करोगे तो 3 की पहले इसमें होगी 3800 में, फिर 18 इसमें होगी 6 में, तो 3 की गुणा 0 में करोगे 0, 3 की गुणा 0 में 0, 3 8 24 का 4 भाई, 2 हासिल, 3 चौक 3 तिया 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11400। ठीक है, 11400। अब 3 की गुणा किस में करो 6 में, तो माइनस 18y और बटे में 7 ही रहेगा, बटे में 7 चलता रहेगा, प्लस के 5y बराबर 1750। अब क्या करना है, इसे अगर जोड़ना है तो 7 की गुणा वहाँ हो जाएगी भाई, 7 की गुणा कहाँ हो जाएगी 5 में, फिर जुड़ जाएगा, तो 7 पंजे 35, यानी मैं इसको लिखूंगा 11400 माइनस 18y और प्लस का 7 पंजे कितना हो गया 35y, और बटे में तो ये 7 रहेगा ही, और बराबर कितना आ गया 1750। ठीक है, अब इस 1750, ये 7 उधर चला जाएगा, y जब बराबर के उधर जाएगा तो ये गुणा में जाएगा भाई। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ ऐड कर लेंगे, है ना, ये देख लेंगे जैसे भी होगा। अब एक चीज बताना आप, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब इस प्लस के में से ये घट जाएगा। ठीक है, कैसे घटेगा अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये 35 प्लस का था और x कितना है, ये सॉरी 18 माइनस का है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, एक उधर ले लेंगे, तो 15, ये बचेगा कितना यहाँ 17 और 2 सॉरी 15 में से 8 गए 7, और यहाँ 2 बचेगा 1, यानी 17 बच जाएगा, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 11400 प्लस के 17y, प्लस के 17y मैंने आपको बता दिया कैसे लिखी है मैंने, ये 18 घटा दिया इसमें से। ठीक है, और ये तो हो गया। अब ये 7 वहाँ गुणा में चला जाएगा, मैं इसकी डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ भाई, मैं इसकी क्या कर रहा हूँ गुणा, तो 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल, और 7 7 49, 49 में 3 जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 52 2। ठीक है, और कितना बचा 5, और 7 ही कम 7 और 5 12, यानी 12250। ठीक है, इस तरीके से हमने ये निकाल लिया 12250। अब इतना निकालने के बाद भाई इसको उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा, फिर इस 17 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है, मैं लिख लेता हूँ 17y बराबर 12250 में से माइनस कर दिया मैंने 11400। ठीक है, इतने को माइनस कर लेंगे। ठीक, अब इसको माइनस करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, है ना, माइनस करके उधर दिखा देता हूँ। तो माइनस कैसे करेंगे, देखो 0 में से 0 गई तो 0 बचेगा। ठीक है, 5 में से 0 गई तो 5 बचेगा। ठीक है, और एक दाई इधर ले ली हमने 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ बच गया 1 और वहाँ भी 1 है, तो यानी कुछ नहीं, यानी 850 ही बचेगा। तो यानी 17y बराबर कितना आ गया 850 आ गया। अभी तक कितना आ गया
अब ये इसके बटे में चला जाएगा, तो y बराबर यहाँ से 850 बटे 17, 17 पंजे 85 होते हैं, तो 5 बार कट जाएगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू मुझे 50 मिल गई। ठीक है भाई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 50। लेकिन मुझे तो किसकी निकालनी थी, और y मैंने क्या मान रखा है, चलो वो तो देख लेंगे, x की भी तो निकालनी, तो इसलिए x का मान भी निकालना पड़ेगा। तो x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y बटे में 7। 3800 क्या था, ये था 3800 माइनस 6y। अब मैं डायरेक्ट यहीं पे 50 की गुणा कर देता हूँ, बस ये डायरेक्ट रख दिया मैंने y का मान। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 5 अंक 30 यानी 300 हो जाएगा। और जब आप 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500 बचेगा, तो x बराबर बचेगा 3500 बटे में 7। x बराबर बचेगा 3500 बटे में 7, और 7 से 5 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। x की वैल्यू 500, y की वैल्यू कितनी आई 50। तो 500 और 50 आ गई, और इसने यही बोला था कि प्रत्येक बल्ले की वैल्यू बताओ और प्रत्येक गेंद की। तो प्रत्येक बल्ले की वैल्यू 500 है, क्योंकि मैंने बल्ले को क्या मानना था भाई x, और प्रत्येक गेंद की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन फिर अगर हम और करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और कुछ बच्चे बोलते हैं भाई कि वीडियो थोड़ा छोटी रहे और कंटेंट ज़्यादा मिल जाए, तो हमें सबका ध्यान रखना है। तो फिलहाल आपको ये 5-7 क्वेश्चन, जो भी मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये तो मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि भाई मैथ आपको मैं सिखा के रहूँगा, लेकिन आपको चैनल के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, मेरी 2-3 वीडियो तो देखनी पड़ेगी। जब आप 2-3 वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ भाई हम अश्वनी सर से मैथ सीख सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है भाई, हमारे चैनल का नाम है मैथ्स बाय अश्वनी सर, है ना, मैथ्स बाय अश्वनी सर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप वाकई मैथ सीखना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो भाई आप दूसरी चीज़ों में एंगेज रह सकते हैं, है ना, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, बच्चों को पबजी खेलना ज़्यादा पसंद है, गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है। अगर वो माँ बाप को कह के फ़ोन तो ले लेते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं वो गेम खेलने का। तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, गेम भी ठीक है, लेकिन कम से कम आपको अपनी पढ़ाई के समय पे तो पढ़ाई करना चाहिए ना। ठीक है, तो मेरी आपको पर्सनल सलाह है कि आप ये थोड़े दिन ये चीज़ें ना करें, क्योंकि 10वीं आपका बेस होता है। अगर आप 10वीं में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे तो फिर 12वीं में भी सही कर पाएंगे, और जो चीज़ें आप 10वीं में सीखते हैं, 10th क्लास में या 11th में जो भी सीखते हैं, वही आपको आगे फर्दर काम आने वाली है। तो ठीक है भाई, उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आए और आप लोगों का मन पढ़ाई में लगने लग जाए। तो ठीक है, नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोगों का ध्यान रखना अपना, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।